यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जनरल मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग ने एक सीरीज यहाँ पर कंटिन्यू करी थी जिसमें हम लोग 25 मार्च 2017 का जो पेपर है फर्स्ट शिफ्ट का उसे कंप्लीट कर रहे थे। ठीक है, इसके दो सेक्शंस हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट सेक्शन में हमने पोषण व स्वास्थ्य के 55 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। सेकंड सेक्शन में हमने जनरल एबिलिटीज और जो लॉजिकल रीजनिंग वगैरह है, ठीक है, जिसमें मैथ्स कंप्यूटर सारी चीजें पूछी जाती है, उसके भी 55 क्वेश्चंस को यहाँ पर कंप्लीट किया। तो इस तरीके से 110 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। सेक्शन 3 जो है, इसमें भी 45 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। अब ये जो 45 क्वेश्चंस है, इसमें आपसे पूछा जाता है लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व क्षमता के बारे में, और साथ ही यहाँ पर किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाए, चीज़ों को सबको साथ लेकर कैसे चला जाए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वही क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। इसमें सेक्शन कुछ इस तरीके से रहता है। सेक्शन 3 में कुछ 35 क्वेश्चन रहेंगे, वो कुछ इस तरीके से लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर रहेंगे। और बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको पैराग्राफ दिए जाएंगे, जैसे अनसीन पैसेज होता है ना, उस तरीके से आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसके क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो आज सबसे पहले अपन पेपर की ही स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस है उन्हें यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेतृत्वकर्ता को में विशेषज्ञ होना चाहिए, मतलब एक जो लीडर है जो सब लोगों को साथ लेकर चलेगा, उसको किस चीज में उसकी एक्सपर्टीज होना चाहिए, उसके अंदर क्वालिटी क्या होनी चाहिए। वो ह्यूमन रिलेशन बहुत अच्छे से बनाता हो, टेक्निकल स्किल उसके पास हो, ये दोनों ही क्वालिटी या नन ऑफ द अबव। तो देखो, देखने से ही पता चल रहा है, सादे सिंपल से क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। 10 से 12 टॉपिक आप पढ़ेंगे ना, तो ये पूरा जो आपका जितने भी नंबर में ये पूछा जाता है लीडरशिप वाला चैप्टर, सब कुछ कवर हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, लीडरशिप में कुछ फिक्स चीजें ही आपको पढ़नी पड़ती है, ज्यादा कुछ नहीं होता है ना। मेन कि एक लीडर में क्या क्वालिटी होना चाहिए, लीडर कितने टाइप के हो सकते हैं, प्लानिंग आप किस प्रकार से कर सकते हैं, कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। हार्डली 10 से 12 टॉपिक होंगे। एक बार आप सारे टॉपिक को पढ़ लेंगे, देन इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछे इस टॉपिक से आप इजीली क्रैक कर लेंगे। सो ये बेसिक सा क्वेश्चन है कि लीडर में ये दोनों क्वालिटी होनी चाहिए। और लीडर में क्या क्या क्वालिटीज होती है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्क्रीन पर देखिएगा, लीडर में किस तरीके का क्वालिटी यहाँ पर होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हमको दिखाया गया है, फिजिकल अपीयरेंस, शारीरिक बनावट, मतलब जब वो लोगों से बात करे, है ना, उनके सामने बैठे या जो भी चीज एक्टिविटी यहाँ पर लीडर करे, तो लोग उसको देखें, है ना, लोग उसको फॉलो करें, है ना। कोई भी घबराहट, कोई भी शाइनेस, कोई भी नर्वसनेस यहाँ पर उसके चेहरे पर नहीं होना चाहिए। विजन एंड फोरसाइट यहाँ पर होना चाहिए, दूरदर्शिता, आगे के बारे में सोचकर जो है सब लोगों को साथ लेते हुए यहाँ पर चले। ठीक है, इंटेलिजेंट यहाँ पर होना चाहिए, बुद्धिमत्ता उसके अंदर होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होना चाहिए, उसके पास उद्देश्य हो, जो भी वो कार्य कर रहा है सब लोगों को लेकर चल रहे हो। ठीक है, नॉलेज होना चाहिए, जो भी वो कार्य वो कर रहा है उसमें उसका नॉलेज हो। जिम्मेदारी की भावना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मानवतावादी वो हो, है ना। और एम्पैथेटिक यहाँ पर होना चाहिए, हर व्यक्ति के प्रति उसकी अपनी सहानुभूति होना चाहिए। तो हमको ऑप्शन में दे रखा था मानवीय रिलेशन और टेक्निकल स्किल्स भी होने चाहिए, ताकि उसको समझ आए कि कैसे चीज़ों को कम समय में, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को आप टेक्निकली करेंगे दैट मीन्स आपके अंदर वो स्किल है कि कम समय में आप ज्यादा चीजों को सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो सी आंसर अपना करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस प्रकार का नियोजन लंबी समयावधि में होने वाले विकास का ब्लूप्रिंट होता है ना। क्या पूछा है, विच टाइप ऑफ प्लानिंग इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ डेवलपमेंट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब आप एक ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जो लंबे समय तक चले, 4 साल, 5 साल या 10 साल की प्लानिंग आप करके चल रहे हैं। देखो, एक ये टॉपिक है नियोजन करके, है ना। नियोजन प्लानिंग क्या होती है कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आप सोच समझ कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर क्लास पढ़ा रही हूँ, तो मैंने क्या करा है कि नाइट में पूरे दिन की प्लानिंग कर ली कि कल दिन में कैसे कैसे मुझे कार्य करना है। ठीक है, ये मेरी प्लानिंग हो गई। ठीक है, ऐसे ही एक होती है एनुअल प्लानिंग कि पूरे वर्ष भर में मुझे क्या क्या कार्य करना है, उसकी प्लानिंग हो गई। आगे आने वाले 5 साल में मेरे क्या क्या कार्य यहाँ पर हो सकते हैं, मुझे और कौन कौन से काम यहाँ पर करने हैं, इस प्रकार की प्लानिंग हो गई। तो प्लानिंग ऐसे कई प्रकार की हो सकती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, जैसे कि एक कोई मेन हेड यहाँ पर हो गया, या फिर अपन इसको एक लीडर नाम दे देते हैं। ठीक है, एक लीडर हो गया, उसने यहाँ पर कुछ प्लानिंग करी है कि मुझे ये सारे काम करने हैं। ठीक है, तो उसने 10 अलग अलग लोगों को ये काम सौंप दिया कि तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुमको ये कार्य करना है, तुमको ये करना है। उसको बोला जाता है सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। ठीक है,
और दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज, जहां पर बहुत सारे लोग मिलकर एक प्लानिंग करते हैं, जहां पर मान लो 5 से 7 लोगों का एक ग्रुप है, इन्होंने सोच लिया है, इन सब ने मिल बैठकर एक मीटिंग करी है कि हम ये कार्य करेंगे। ठीक है, तो इसको डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, विकेंद्रीकृत नियोजन बोला जाता है। एनुअल प्लानिंग जस्ट लाइक अपना बजट आ रहा है कि इस साल हमको ये कार्य करने हैं, इस साल को हमको गरीबी को इतना मिटाना है, जीडीपी को इतना बढ़ाना है। ठीक है, ये जो सारी प्लानिंग होती है उसको एनुअल प्लानिंग के पूरे साल भर का प्लान आपने यहाँ पर कर लिया है। और हमारा जो आंसर है वो है परसेप्टिव प्लानिंग, या फिर बोल सकते हैं परिक्षेप्य प्लानिंग। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमको नहीं पता कि आगे आने वाले 5 साल में क्या क्या चीजें होगी या क्या क्या हो सकता है। हम लोग एक अंदाजा लेकर चल रहे हैं, मतलब एक तरीके से हम लोग ब्लूप्रिंट लेकर चल रहे हैं कि हम लोग ये कार्य इस समय में कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जस्ट लाइक कोविड का अंदाजा किसी को भी नहीं था, किसी ने भी ऐसा सोचा नहीं था कि इतनी मंदी आ जाएगी, इतना कुछ हो जाएगा उस समय में। तो हमने क्या करा था, मान लो उस समय जो है कुछ इस प्रकार से 5 से 7 साल के लिए प्लानिंग की गई थी कि इतनी परसेंट जीडीपी हो जाएगी, इतना ग्रोथ रेट रहेगा, कुछ भी एक्स वाई जेड चीजें। तो इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं कि लंबी अवधि के लिए यदि आपने कोई प्लान बनाया है तो उसको परसेप्टिव प्लानिंग के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, लंबी अवधि मतलब 5 से 7 साल या इससे भी ज्यादा साल के लिए। जैसे कि मान लो हमको वर्ल्ड बैंक से यहाँ पर कुछ लोन मिला है ना, वो कितने साल के लिए मिला है, 5 से 7 साल के लिए मिला है कि आगे आने वाले 5 से 7 साल में मध्य प्रदेश में ये योजनाएं चलेगी, गरीबी को मिटाया जाएगा, इस बीमारी को पूरा खत्म कर दिया जाएगा, है ना, कई सारी रोड परियोजनाएं चलेगी, है ना। तो हमने क्या करा, अपना प्रस्ताव वर्ल्ड बैंक के सामने रखा 5 से 7 साल के लिए, और हमको वहां से क्या हो गया, लोन मिल गया। तो इसको परसेप्टिव प्लानिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाकी सारे नाम भी आपको समझ में आ गए। ठीक है, एक और नाम आप देखेंगे, जो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होती है उसको बोला जाता है प्लानिंग फॉर अबोव, और जो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होती है उसको बोला जाता है प्लानिंग फॉर बिलो। ठीक है, बाकी मीनिंग वही है। सेंट्रलाइज एक बंदा करेगा और सबको बताएगा प्लान कि ये करना है। डिसेंट्रलाइज सब लोग मिलकर, जो है लोकल रीजनल जो लोग होते हैं वो सब मिलकर साथ बैठकर इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, स्थायी नेतृत्वकर्ताओं के चयन का निर्णय किस चीज के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि अगर मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन सिलेक्टिंग लोकल लीडर्स द चॉइस इज ऑन दैट, स्थानीय नेतृत्वकर्ताओं का चयन करना है कि हमारे यहाँ पर इस कम्युनिटी में ये व्यक्ति जो है इसको संभालेगा, ये व्यक्ति इस कार्य को संभालेगा, ये व्यक्ति इस चीज को हैंडल करेगा। ठीक है, तो उसको सिलेक्ट कौन करेगा, लीडर को यहाँ पर सिलेक्ट कौन करेगा, लोकल लीडर को सिलेक्ट कौन करेगा, लीडर्स मिलकर करेंगे, ग्रुप मिलकर करेगा, गवर्नमेंट मिलकर करेगी, या फिर विस्तार कर्मी इसको मिलकर करेंगे। क्या आंसर करेक्ट होना चाहिए, देखो लोकल को चुनना है तो सभी लोग मिलकर लोकल का चयन करेंगे, लोकल लीडर का चयन करेंगे, दैट मीन्स जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ग्रुप, समूह मिलकर यहाँ पर लोकल लीडर का चयन करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, फ्लिप बुक किसका उदाहरण होता है, छोटे बच्चों के बीच में अक्सर ये देखी जाती है। फ्लिप बुक मतलब कि एक तरीके से फ्लैश चार्ट का ये हिस्सा रहेगा या फ्लैश कार्ड का ये हिस्सा रहेगा, इसको हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। कैसे, आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे एलिफेंट का चित्र है, दिस इज एन एलिफेंट, जैसे ही बच्चा इसको रोल करेगा यहाँ पर या अगला पृष्ठ उल्टाएगा तो यहाँ पर इसको एक रेड दिखेगा और यहाँ पर लिखा हुआ जाएगा दिस इज रेड। ठीक है, तो इस तरीके से जो बच्चों को सिखाया जाता है कुछ इनोवेटिव वे में, है ना, फ्लिपेबल बुक हो गई, ये सब किस में आते हैं, फ्लैश कार्ड के अंदर आते हैं। फ्लैश कार्ड इज जनरली बेसिक, जैसे अपन कार्ड्स देखते हैं वैसे ही होते हैं। इस पर बच्चों के लिए डायग्राम बने हुए रहते हैं और उनका नाम लिखा हुआ रहता है, जस्ट लाइक एप्पल बना हुआ है तो लिखा हुआ है ए फॉर एप्पल, ऐसे करके बी फॉर बॉल। तो बच्चे कार्ड्स के थ्रू और कलरफुल चीजों को देखकर ज्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो फ्लिप बुक भी फ्लैश कार्ड के हिस्से के अंदर ही आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, है ना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में, चौथी में, छठी, आठवीं में। अब ये जो पेपर है जो मैं आपको बता रही हूँ कि 35 क्वेश्चन आपके लीडरशिप के होते हैं, उसमें से 4 क्वेश्चन जो है अपने पंचवर्षीय योजनाओं से, मतलब आप एक सोच लो कि एक पेपर के अंदर 4 क्वेश्चन हमारी ये पंचवर्षीय योजना से है ना। तो अब आप ये सोच लो कि इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में प्रिपेयर करना है। अभी यहाँ जितने भी क्वेश्चन आएंगे एक एक योजना के बारे में अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो 14 बैंकों का जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो कौन सी योजना के थ्रू हुआ था, फोर्थ 5 ईयर प्लान के अंदर, चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर हुआ था। एक तो पूछा जाता है इसका समय क्या है। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है किस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, और ये पूछा जाता है कि किस काल में ये आया था, या उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर या किसका इस पर प्रभाव ज्यादा रहा है। ठीक है, इस तरीके से कुछ 3 से 4 क्वेश्चन हर एक योजना से बनेंगे। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का 1969 से 74 तक का ये टाइम है, 5 साल का इसका टाइम पीरियड रहता है। आप चाहें तो इसकी स्टार्टिंग आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था, तथा इसके माध्यम से पिछली विफलता जो पहले 3 परियोजनाएं आई थी, पंचवर्षीय योजनाएं आई थी, उसमें जो भी कमियां रह गई है उसको सुधार करने का प्रयास किया। ये पूछा जाएगा किस कंसेप्ट पर यह आधारित है। तो गाडगिल फॉर्मूले के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर जोर दिया गया। किसमें बचत पर जोर दिया गया, किसमें प्रगति पर जोर दिया गया, किसमें हरित क्रांति या कृषि के ऊपर जोर दिया गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं हर एक योजना से। ठीक है, तो किस फॉर्मूला पर बेस्ड है, सबसे पहला क्वेश्चन कब आया। दूसरा क्वेश्चन उस समय जो है प्रधानमंत्री कौन थे, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन किस फॉर्मूला पर आधारित है, गाडगिल फॉर्मूला पर आधारित है। किस चीज के ऊपर फोकस किया गया, विकास और आत्मनिर्भरता के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया। अगला क्वेश्चन कि कुछ नया इस समय में हुआ था क्या, तो हाँ, 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और हरित क्रांति कृषि को बढ़ावा दिया गया। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम जो है, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम भी यहाँ पर शुरू किया गया था। लक्षित वृद्धि दर 5.6% मानी गई थी, जबकि एक्चुअल जो है 3.6% ही थी। तो ये है अपनी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, जो पूछा गया था कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, चौथी पंचवर्षीय योजना में यहाँ पर हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, आक्रामक समूह का विपरीत ग्रुप क्या हो सकता है, या आक्रामक का अपोजिट ग्रुप क्या हो सकता है। एक जो बहुत ही एग्रेसिव है ना, जैसे कि हर कार्य को बहुत एग्रेसिवनेस के साथ करते हैं, सडन डिसीजन ले लेते हैं, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, पेसिव लार्ज वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री अनैच्छिक ग्रुप। तो इसका अपोजिट अपन बोल सकते हैं पेसिव, जो काफी शांत है, काफी निष्क्रिय है, ज्यादा कुछ वो अपनी एक्टिविटी यहाँ पर नहीं करते, तो पेसिव ग्रुप इसको हम लोग मेंशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। यस, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो इसमें पूछा गया है कि समूह में नेतृत्वकर्ता की रुचि देखने के लिए नेतृत्वकर्ता में क्या देखा जाना चाहिए। अगर मैं देखना चाहती हूँ कि एक लीडर, जो प्रोफेशनल लीडर होता है, उसका इंटरेस्ट किस कार्य में है। ठीक है, सबसे पहला फील्ड वर्क में, ट्रेनिंग में, दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो एक नेतृत्वकर्ता में जितनी भी अच्छी चीजें हैं, वो सारी क्वालिटी उस एक लीडर में होनी चाहिए। आप ये सीधा सा सिंपल सा कंसेप्ट समझ लो कि जो भी अच्छी चीजें हैं जो हम चाहते हैं कि एक इंसान में होनी चाहिए, या मुझ में या हम में होनी चाहिए, वो एक लीडर में होती है। फील्ड वर्क, उसे अगर किसी भी क्षेत्र में भेजा गया कि उसको ये मुआयना करके आना है, या फिर उसे ये एनालिसिस करके आना है, तो वो करके आए। ठीक है, दूसरों पर ना छोड़े कि ये मेरा काम नहीं है। उसके पास प्रशिक्षण हो, ट्रेनिंग हो, ये भी जरूरी है। दैट मीन्स दोनों ही चीजें जरूरी है। आंसर अपना सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना के नाम से भी जाना जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना को। क्या क्या चीजें खास है इसके बारे में, 1956 से 61 का इसका टाइम रहा है, सेकेंड पंचवर्षीय योजना का। इसमें औद्योगिकीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र के ऊपर बल दिया गया है ना, ज्यादा से ज्यादा औद्योगिकीकरण, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, उस पर फोकस किया गया है। इसकी रूपरेखा तैयार करने का, नियोजन का कार्य जो है पीसी महालनोबिस ने किया था, इसीलिए इस योजना को इस नाम से भी जाना जाता है। इसने त्वरित संरचनात्मक परिवर्तन पर जोर दिया, है ना। इस योजना के तहत सरकार ने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए आयात पर शुल्क जो है अधिरोपित कर दिया था, कि कुछ भी इंपोर्ट वगैरह करोगे तो उस पर लगेगा। लक्षित वृद्धि दर 4.5 रखी गई थी, जबकि वास्तविक दर अपेक्षा से थोड़ी कम 4.27 यहाँ पर आई थी, जो कि ठीक है कि जितना टारगेट करा था उसके आसपास तक पहुंचे। ओके, तो ये है अपनी सेकंड पंचवर्षीय योजना। इससे पहले अपन ने फोर्थ वाली पढ़ी थी, है ना, जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण वहां पर हुआ था, हरित क्रांति हुई थी, है ना, गाडगिल योजना बोलते हैं उसको, इंदिरा गांधी के समय का काल था। तो ऐसे ही आप दूसरी को भी याद कर लो, औद्योगिकीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र, पीसी महालनोबिस, त्वरित संरचनात्मक परिवर्तन, आयात पर शुल्क लगाया गया, 4.5 का दर रखा गया था, 4.27 हम लोग कर पाए। ओके, 9 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, उपलब्धि प्राप्ति सिद्धांत से संबंध रखता है। अचीवमेंट थ्योरी इज कंसर्न विथ एफिलिएशन, आप उस चीज से कैसे संबंधित हैं, कनेक्टेड हैं, है ना। और शक्ति से, अचीवमेंट से, तो अचीवमेंट थ्योरी इन तीनों चीजों से संबंध रखती है। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। लेकिन कैसे संबंध रखती है, ये आप समझ लीजिए। देखो, अचीवमेंट थ्योरी, अगर आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं, दैट मीन्स आपके अंदर उस चीज को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। मतलब आप ये देखो
कि आपको उस चीज़ की आवश्यकता क्यों है। जस्ट लाइक आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करनी है ना, तो आपको आवश्यकता क्यों है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की, क्या आपके पास कोई वैलिड रीज़न है कि मैं जो है यहाँ पर लोगों की सेवा करना चाहती हूँ या मैं सेटल होना चाहती हूँ, जो भी आपके पास रीज़न है। तो किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपकी क्या होनी चाहिए, नीड, आवश्यकता होनी चाहिए। अगर ज़रूरत है तो डेफिनेटली आपके अंदर एक ऐसी विल पावर होगी जो उस चीज़ को अचीव करने में आपकी हेल्प करेगी। सबसे पहली चीज़ हो गई नीड। दूसरा है यहाँ पर अचीवमेंट की नीड। दूसरा है नीड फॉर पावर, कि आपके अंदर वो शक्ति है, वो साहस है जो जिसकी वजह से आप इसको अचीव कर सकते हैं। और एक एफिलेशन, आप इससे पर्सनली कैसे जुड़े हुए हैं। जैसे पर्टिकुलर इसी जॉब की हम लोग बात करें तो आप पर्सनली इस चीज़ से कैसे कनेक्टेड है जो आपको उस कार्य को करने में मदद कर रही है। ठीक है, एक इमोशनली, पर्सनली, भावात्मक रूप से जो हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं ना, संबंधित हो जाते हैं, वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, एफिलेशन, पावर, अचीवमेंट, तीनों ही चीजें यहाँ पर जरूरी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी पंचवर्षीय योजना को हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित माना जाता है। इनमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड पर आधारित है, हेराल्ड मॉडल पर आधारित है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट योजना। ठीक है, अब चलो शुरुआत ही कर ली है प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में, तो देख लेते हैं। इसने सबसे पहले 1951 का टाइम था, मतलब भारत जो है आज़ाद हुआ था और शुरुआत की गई थी कि अब भारत देश को खुद से विकसित किया जाए। तो भारत में आर्थिक विकास के ऊपर जोर दिया गया। इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। एक युवा अर्थशास्त्री के एन राज ने तर्क दिया था कि भारत को पहले 2 दशकों के दौरान धीरे धीरे विकास करना चाहिए। इनसे मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ध्यान दिया गया, जिसमें बांधों और सिंचाई में निवेश शामिल था। भाखड़ा नागल बांध के लिए भारी आवंटन यहाँ पर हुआ था। हम लोग मानते हैं ना सबसे बड़ा बांध है। यह हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था और इसने बचत बढ़ाने पर जोर दिया कि ज्यादा से ज्यादा सेविंग के ऊपर फोकस किया जाए। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना इस मॉडल पर आधारित है और किस चीज के ऊपर फोकस किया गया, सेविंग के ऊपर, बचत बढ़ाने के ऊपर फोकस किया गया। 1956 के अंत तक, है ना, 1956 के अंत तक 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो आईआईटी स्थापित किए गए थे। लक्ष्य दर 2.1 रखा गया था और हमने अचीव कितना कर लिया, 3.6% यहाँ पर अचीव कर चुके थे। तो ये एक सक्सेसफुल यहाँ पर मानी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि कौन सी योजना जो है हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित है, तो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना। क्या क्या खास बातें हैं इसकी, ये शॉर्ट नोट्स आप जरूर से लिख लें। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखिए, जब सूचनाएं शाखाओं के रूप में प्रवाहित होती है, जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है तो उसे क्या नाम यहाँ पर दिया जाता है। बार चार्ट, ट्री चार्ट, ग्राफ चार्ट या पाई चार्ट के नाम से इसको बोला जाता है। तो बार चार्ट आप जानते हैं, है ना, बार चार्ट कुछ इस तरीके का होता है, देख सकते हैं आप। ठीक है, जैसे हमने देखा कि हमारे जो पर्टिकुलर जिस क्षेत्र में हमारी पोस्टिंग हुई है वहां पर महिलाओं की जो है, महिला का जो परसेंटेज है इतना है, पुरुषों का परसेंटेज इतना है, बच्चों का परसेंटेज इतना है, वृद्धों का परसेंटेज इतना है, इस तरीके से जो दर्शाते हैं बार चार्ट होता है। ट्री चार्ट जैसे कि अपन बना रहे हैं कि ये मेरे ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, फिर उनके तीन बेटे यहाँ पर थे। ठीक है, 3 बेटे के, फिर 2 बेटे यहाँ पर है, फिर इनका 2 बेटे 1 बेटी यहाँ पर है। तो इस तरीके से अपन को इन्फॉर्मेशन को ऊपर से नीचे लेकर आ रहे हैं। दैट मीन्स इसको ट्री चार्ट के रूप में जाना जाता है ना। उसके बाद ग्राफ की बात करें तो हम लोग कोई ग्राफ दर्शा रहे कि पिछले 5 सालों में जो है ग्रोथ कुछ इस प्रकार से बढ़ी है। ठीक है, पाई चार्ट आपको पता ही है ना, हम लोग परसेंटेज दिखा देते हैं कि पर्टिकुलर गांव में जो है इतने लोगों का परसेंट, महिलाओं का परसेंट 10 है, पुरुषों का परसेंट 20 है, ऐसे करके दिखा रहे हैं। तो ये अपना पाई चार्ट होता है। तो इसने क्या बोला है कि सूचनाएं ब्रांचेस के, जैसे पेड़ की शाखाएं होती है तो सूचना भी कैसे आ रही है, ब्रांचेस के फॉर्म में निकल कर आ रही है। दैट मीन्स इसको बोला जाता है ट्री चार्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अप्रक्षेपित अध्ययनों में क्या पूछा गया है, अप्रक्षेपित अध्यापन सहायकों में कौन सी चीज यहाँ पर शामिल है। चौक बोर्ड चित्र हो गया, फ्लैश कार्ड हो गया, या फिर ये सभी। देखो, 2 टाइप की मीडिया होती है, एक होती है प्रोजेक्टेड मीडिया, दूसरी होती है अप्रोजेक्टेड, प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित। अब ये जो प्रोजेक्टेड मीडिया होती है या प्रक्षेपित मीडिया होती है, जस्ट लाइक कि आप टेलीविजन का यूज कर रहे हैं, टीवी, मोबाइल फोन, इन सब का यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज कर रहे हैं, तो ये प्रोजेक्टेड माध्यम है। और नॉन प्रोजेक्टेड जस्ट लाइक कॉपी हो गया, जैसे कि आप न्यूज़पेपर के थ्रू पढ़ रहे हैं, चार्ट के थ्रू पढ़ रहे हैं, ब्लैक बोर्ड के थ्रू पढ़ रहे हैं, है ना, तो ये सब के सब, फ्लैश कार्ड हो गया, ये सब जो है हमारे नॉन प्रोजेक्टेड मीडिया में आते हैं। आप इसको इन शॉर्ट देख सकते हैं कि जिसमें भी इलेक्ट्रिसिटी लगती है या जिसमें भी कोई टेक्नोलॉजी यूज हुई है
आईसीटी जो होते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी हमारी लगती है, वो सब हमारे प्रोजेक्टेड के अंदर आते हैं। ठीक है, तो नॉन प्रोजेक्टेड में ये तीनों चीजें आ गई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 13 देखिएगा। नेतृत्व में आमने सामने संपर्क होता है, फेस टू फेस कांटेक्ट होता है किसके बीच में? लीडर और फॉलोअर के बीच में, गवर्नमेंट लीडर के बीच में, विलेज और साइंटिस्ट के बीच में, एक्सटेंशन वर्कर और साइंटिस्ट के बीच में। देखो, कोई भी एक व्यक्ति जो होगा, लीडर कब बना होगा? जब उसको आसपास के लोगों ने मिलकर चुना होगा, तभी वो लीडर होगा। तो लीडर को क्या करना होगा? जिन्होंने उसको चुना है या जिनके लिए वो चुना गया है, उनसे डायरेक्टली फेस टू फेस यहाँ पर बातचीत करनी होगी, टाइम टू टाइम मीटिंग्स यहाँ पर रखनी होगी, उन लोगों की परेशानियों को सुनना होगा जिसके लिए उसको लीडर बनाया गया है। दैट मीन्स नेतृत्वकर्ता और अनुयायियों के बीच में जो है, यानी कि लीडर्स और फॉलोअर्स के बीच में डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट संपर्क यहाँ पर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ग्रामीणों में का विरोध करने की प्रवृत्ति होती है? रूरल पीपुल टेंड्स टू रेजिस्ट। जो ग्रामीण लोग होते हैं वो किस चीज का विरोध करते हैं? क्या वो लीडर का विरोध करते हैं? लीडर को तो वो खुद ही चुनते हैं। क्या वो सरकार का विरोध करते हैं? डायरेक्टली आप ऐसा नहीं बोल सकते हो। एटीट्यूड का बोल सकते हैं विरोध करते हैं? नहीं, ये चेंजेस का बोल सकते हैं विरोध करने की प्रवृत्ति होती है ना। अब यहाँ पर केवल एक ही चीज हो रही है कि ग्रामीणों में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, एक पॉइंट आप ऐसा यहाँ पर मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत में योजना अवकाश की अवधि कितनी थी? ठीक है, अब ये कौन सी वाली योजना में आता है या कौन सी वाली पंचवर्षीय योजना में इसको कंसीडर किया जाता है? तो ये 15 ही क्वेश्चन में 4th नंबर का क्वेश्चन है जो हम लोग यहाँ पर 5 ईयर प्लानिंग से पढ़ रहे हैं, पंचवर्षीय योजना से पढ़ रहे हैं। तो ये समय था 1966 टू 1969। आप इस समय को जानते हैं, युद्ध वगैरह हुए थे। ठीक है, इसीलिए इसको योजना अवकाश यहाँ पर घोषित किया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। 61 से 66 की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। कृषि और गेहूं उत्पादन में सुधार हुआ था। राज्यों को विकास, हाँ आप देख सकते हैं, राज्यों को विकास संबंधी अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपे गए थे कि इस राज्य का ये कार्य होगा। जैसे राज्यों में माध्यमिक और उच्च शिक्षा का दायित्व यहाँ पर सौंपा गया कि शिक्षा को यहाँ पर राज्य स्टेट वाइज इंप्रूव किया जाए। जमीनी स्तर तथा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई। 5.6% का दर रखा गया था, लेकिन जो दर रहा 2.4% ही यहाँ पर रेट रह पाया। ठीक है, काफी कम था। इससे तीसरी योजना की विफलता का संकेत आया कि तीसरी योजना जो है वो सफल नहीं हो पाई है। ठीक है, इसीलिए इसको योजना अवकाश जो है 1966 टू 67, 67 टू 68 और 68 टू 69 की घोषणा यहाँ पर करनी पड़ी। चीन भारत युद्ध और भारत पाक युद्ध योजना अवकाश के प्रारंभिक कारणों में भी शामिल थे, दैट्स वाई इसको रखा गया, जिसके कारण हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना बुरी तरीके से फेल हो गई। ओके, तो ये क्वेश्चन में ये पूछा था कि योजना अवकाश का समय क्या था, मतलब वो यही पूछ रहा है 66 से लेकर 69 तक का जो समय था वो हमारा योजना अवकाश का समय था। ठीक है, क्लियर है ये चीजें? चलिए, तो ये कुछ 15 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। आप इनके नोट्स जरूर से बना लीजिएगा, ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी जब आप और भी प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे या लीडरशिप के क्वेश्चंस करेंगे, तो ये चीज़ें आपको मदद करेगी। सारे क्वेश्चन एक ही टॉपिक से कनेक्टेड है, बस बार बार उन्हीं को घुमा फिरा कर पूछा जा रहा है। ओके, सो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।